हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आज 11 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे हुआ करती है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम गीत गाकर स्वागत किया। जैसे कि आपको पता है, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हुए हैं। रूस की यात्रा तो उन्होंने कवर कर ली, उसके बाद में वो ऑस्ट्रिया गए हैं और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उनका ये स्वागत किया गया वंदे मातरम गाकर। भारत और रूस जो हैं, उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का आह्वान किया है कि आतंकवादी जो भी गतिविधियां अपनी करेंगे उनके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। शून्य सहनशीलता का ये आह्वान किया गया है। ऑस्ट्रिया जाने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री रूस गए थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा उनको रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसकी बात भी हम आपको बताएंगे और वैसे मैंने कल आपको बताया भी था। फिर हम बात करेंगे, मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण मांगने का अधिकार है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ईडी कहते हैं, ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। ये मामला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और प्रवर्तन निदेशालय के बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए, ये वही प्रवर्तन निदेशालय है जिसने अरविंद केजरीवाल को भी तलब किया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और आखिरकार उस मुख्यमंत्री को यानी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो वर्तमान में अभी जेल में है। राष्ट्रपति ने डुरंड कप टूर्नामेंट की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि वो कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं जिनके बारे में इन्होंने ये अनावरण किया है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाती है तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ चलते हुए। ऑस्ट्रियन आर्टिस्ट वेलकम पीएम मोदी इन वियना विद ए रेंडिशन ऑफ वंदे मातरम। तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री कुछ दिन रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हुए हैं। उन्होंने रूस की यात्रा कवर करने के बाद अब ऑस्ट्रिया की तरफ रुख किया है और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रियाई कलाकारों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके द्वारा वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है, इसका मूल तो आपको पता होना चाहिए। आपने एक उपन्यास पढ़ा होगा आनंद मठ, है ना, आनंद मठ। उसी आनंद मठ से लिया गया है ये। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे। उसी आनंद मठ का एक हिस्सा है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मल्यज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है ना। तो वही वंदे मातरम यानी कि ये गाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया। ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। और उनसे पहले किसने किया था? 1983 में। 1983 में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है, इंदिरा गांधी का नाम आता है। इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रहीं। इन्होंने काफ़ी
टाइम तक शासन किया था। इनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में, और 1984 में हत्या करने से एक साल पहले ये कहाँ पर गई थी? ऑस्ट्रिया में गई थी। जब हम इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहा था, है ना। तो ये तो इनका पहला कार्यकाल था। उसके बाद में इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 14 जनवरी 1980 को इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। और फिर इनका कार्यकाल खत्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी, आप सभी को पता है। और उसी हत्या से, यानी कि इनके टाइम पीरियड पूरा होने से एक साल पहले 1983 में ये ऑस्ट्रिया में गई थी। तो उस बात को 41 साल होने चले हैं, और उसके बाद में ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री पहले हैं जिन्होंने ये यात्रा की। कब? 9 जुलाई को, क्योंकि 9 जुलाई में कहाँ पर थे वो? वियना में थे। और वियना के बाद ये फिर चले गए अगले दिन कहाँ पर? 9 जुलाई तो ये कहाँ थे? मॉस्को। मॉस्को कहाँ की राजधानी है? रूस। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने इनको सम्मानित किया वहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। उसके बाद में इनकी ये यात्रा है जो आपको बखूबी ध्यान में रखनी है। और रूस की इनकी 2 दिवसीय यात्रा जैसे ही संपन्न हुई, वहां पर ये गए और होटल में इनका ये स्वागत किया। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये कहाँ की फोटो है? वियना। ठीक है, वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी, और ये हैं वो ऑस्ट्रिया के कलाकार जो वंदे मातरम गीत गा रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रिया की फ्रेंडशिप के बारे में, 41 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा है, तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपनी इस दोस्ती को एक मजबूत बनाएंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमारी फ्रेंडशिप भी है वो स्ट्रोंगर बनती चली जाएगी। किसको कहा है ये? ऑफिशियली जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं उनको कहा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। और अगर बात की जाए तो वहां पर जो चांसलर हैं वो कौन है? ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, इनका नाम है कार्ल नेहमर। तो कार्ल नेहमर वर्तमान में ऑस्ट्रिया के क्या हैं? चांसलर हैं। और जैसे बात करें ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। चलो, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताने का प्रयास करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है? कमेंट में आपको बताना है कौन सी राजधानी है ऑस्ट्रिया की। जैसे कि मैंने आपको बताया वियना, तो वियना आपको टिक कर देना है, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो ये जापान की राजधानी है। डोडोमा के बारे में आप कमेंट में बताइए कि ये किस देश की राजधानी है, डोडोमा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर? दूसरी न्यूज़ की तरफ। मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और उससे पहले रूस में क्या क्या खास बातें देखने को मिली, तो मैंने आपको बताया था कि रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को क्या किया? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे आपको फोटो भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता रखेंगे। जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी संगठन आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उसको कोई भी रियायत किसी प्रकार की नहीं दी जाएगी। तो मॉस्को में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच में ये वार्ता हुई और संयुक्त वक्तव्य के दौरान ये बातें
देखने को मिली। कब की बात है ये? 9 जुलाई को ये बातें उन्होंने कही कि हम जीरो टॉलरेंस अपनी जो एक प्रणाली है वो रखेंगे आतंकवाद को लेकर। ठीक है, तो ये जो आतंकवाद है ये हमारे भारतीय खतरे से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय खतरा भी है। अंतर्राष्ट्रीय खतरे के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ाई पर जोर दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान और उसके सदाबहार मित्र चीन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए बिना किसी छिपे एजेंडे और दोहरी मानदंडों के वैश्विक सहयोग बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके बारे में ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने माला सी आपको पहनाई हुई दिखाई दे रही है, जो इन्होंने पहनाई है रूस के राष्ट्रपति ने, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नागरिक सम्मान। अब जैसे हम बात करते हैं इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम, तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इसमें शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है, लेकिन मैं ना आपको बताना था। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हुई। इसके अलावा और क्या क्या बातें इसमें देखने को मिली? उस रूस दौरे से इंडिया और रूस ने एक दूसरे के साथ ये समझौता किया, सहमत हुए हैं कि वो अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाएंगे। तो ये द्विपक्षीय है, दोनों पक्षों के बीच में ये बातें हुई, क्योंकि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री 22 में रूसी एनुअल समिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। इसी दौरान ये बातें देखने को मिली। दोनों नेताओं से अगर हम कुछ देखें क्या आउटपुट मिली, क्या इन्होंने कहा, तो मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर भी इन्होंने चर्चा की। द्विपक्षीय व्यापार के क्या क्या लक्ष्य होते हैं, वो लक्ष्य भी इन्होंने निर्धारित किए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को मॉस्को के क्रेमलिन में अपनी वार्ता ये कर रहे थे। उसी दौरान इनको ये सम्मानित भी किया गया था उनके द्वारा। भारत और रूस ने ये जो द्विपक्षीय व्यापार की बात की है, 100 बिलियन डॉलर, कब तक का लक्ष्य रखा है इन्होंने? 2030 तक का, यानी कि 2024 चल रहा है, लगभग आप मान के चलिए कि 6 साल हैं। इन 6 सालों के भीतर भीतर 100 बिलियन डॉलर तक की इन्होंने आपस में ट्रेड करने की सहमति जताई है, जिसमें पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करना भी शामिल किया गया है। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए बैठक में ये किया। ठीक है, और 2 साल पहले यूक्रेन में जो युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रूस का, उसके बाद से ये इनकी पहली बैठक है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने नागरों की, जो भी नागरिक उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनकी मौत हुई और जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, इन संघर्ष को समाप्त करने की बात भी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और इधर से अब जैसे हम देखें, रूस ने फिर क्या किया? रूस ने ऑफर की है कंपनसेशन। किन लोगों को? उन लोगों को जो उस यूक्रेन वार में मारे गए थे। रशिया ऑफर्स कंपनसेशन एंड सिटीजनशिप टू कीन ऑफ इंडियन किल्ड इन यूक्रेन वॉर। तो उस यूक्रेन वॉर के दौरान जो भारतीय उसमें मारे गए थे, उनके परिवारों को कंपनसेशन देने की बात कही है। उनके परिवारों को रूस की नागरिकता देने की बात भी कही है। किसने? वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रूस में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, उन फंसे हुए भारतीयों के परिवार ये चाहते हैं कि उन्हें समय दे दिया जाए, आश्वासन दे दिया जाए समय का, कि इतने समय के बाद उनके जो परिवार के जो भी वहां पर सदस्य हैं, जो सैनिक हैं, जहां पर जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको कब रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जाना चाहिए। फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा सहायक के रूप में काम पर रखे हुए यूक्रेन के खिलाफ, ये जो एक आप कह सकते हैं कि जितने भी भारतीय हैं जिनको जल्द से जल्द रिहा करने की बात कही गई, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर यह स्वीकार भी कर लिया उन्होंने। अब वो छोड़ भी देंगे। ठीक है,
तो हालांकि साथ में मुआवजा देंगे और कुछ नागरिकता देने की भी बात उन्होंने कही है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में जैसे आपको पता है अमेरिका और रूस ये तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं हमेशा। अब भारत जैसे आपको पता है बीच मध्यस्थता का रास्ता लेकर चलता है। तो ना तो प्रत्यक्ष रूप से हम ये कहते हैं कि हम अमेरिका के फेवर में हैं, ना हम ये कहते हैं कि हम रूस के फेवर में हैं। हालांकि हमारे रूस के साथ संबंध बहुत पुराने हैं। जब इसका नाम यूएसएसआर हुआ करता था उस समय से हमारे संबंध बेहतरीन तरीके से चले आ रहे हैं। जब भी कभी अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधों के बारे में बात कही है तो रूस ने इसी वजह से ये बातें दरकिनार कर दी कि हमारा संबंध बहुत पुराना है। अभी व्हाइट हाउस यानी कि जो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया गिव्स इट एबिलिटी टू अर्ज रशियन प्रेसिडेंट पुतिन टू एंड वॉर इन यूक्रेन। रूस के साथ भारत के संबंध उसे रूसी राष्ट्रपति से यूक्रेन के युद्ध में समाप्ति करने की आग्रह की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। यानी कि अगर वो भारतीय चाहें तो रूस और यूक्रेन ये युद्ध जो है वो रुक सकता है। तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने ये बात कही है कि हमारा जो अमेरिका है उस अमेरिका का और भारत का क्या है, एक रणनीतिक साझेदारी का मुद्दा है। क्योंकि भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ वे पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, चाहे रूस के साथ उनके संबंध भी क्यों शामिल ना हो। ठीक है, तो ये बातें हमें इसमें देखने को मिली। तो चलो ये कुछ बातें हैं जिनसे हमें थोड़ी बहुत आउटपुट मिली, और भी गहरी बातें हम पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी भी चाहिए। आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अब आप ये बताइए कि रूस की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है। आपके सामने कई ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कुछ बातें आप बता दीजिए। अगर आपने लिखा होगा ना रूबल तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम रूसी रूबल का नाम दे देते हैं। तो डॉलर की बात की जाए तो ये डॉलर कहाँ का है, तो डॉलर तो बहुत सारे देशों की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी तो डॉलर चलता है, लेकिन इसे हम नॉर्मल बोल देते हैं, अमेरिकी डॉलर बोल देते हैं। चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहां पर भी तो डॉलर चलता है, उसे हम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ईरान की बात की जाए तो ईरान की आधिकारिक जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, रियाल। दिनार के बारे में आप कमेंट में बताइए कि दिनार किस देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान रूस सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें कौन सा आपका ये ठीक रहेगा। क्या इसमें मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रहेगी या फिर मौलिक अधिकारों की। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन डी तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने यूएसएसआर के संविधान से ली है। और मौलिक कर्तव्यों की जो बात है वो हमारे भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 4 में। भाग 4 के कै भाग में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जैसे हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्श क्या हैं, उनकी संस्थाएं, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का भी हमें पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। जैसे हिंसा से दूर रहना हमें, और वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ये सारी के सारी जो मौलिक कर्तव्य की बातें हैं हमने किस देश के संविधान से ली है, यूएसएसआर। और जैसे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की अवधारणा ये हमने किस देश के संविधान से ली है, तो आपको बोलना है इसमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात जो है वो हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है, तो आपको इसमें लिखना है आयरलैंड का नाम। एक जो है
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके बारे में आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस देश के हम संविधान की बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मुस्लिम विमेन entitled to seek maintenance from spouse under section 125 of CRPC सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण मांगने का अधिकार है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है उसने कहा कि भरण पोषण दान नहीं है बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, उसकी धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है और ये सभी महिलाओं पर लागू होती हैं। इसमें कौन कौन रहे? ए बेंच ऑफ जस्टिस BV नागरत्ना और अगस्टिन जॉर्ज मसीह, इन दोनों की बेंच ने अलग अलग लेकिन समवर्ती फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो हमारी पहले सीआरपीसी चली आ रही थी उसकी धारा जो है 125 वो इस अधिकार से संबंधित है और मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये कवर भी करती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 को हमारे भारतवर्ष में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए थे। पहले आपको पता है हम आईपीसी की बात किया करते थे, उस आईपीसी की जगह पर क्या लाया गया है? उसकी जगह अब हम बीएनएस कहने लगे हैं। आईपीसी जिसे हम इंडियन पेनल कोड कहते थे उसकी जगह अब क्या हो गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वो लागू हो गया। और पहले हम बात किया करते थे सीआरपीसी के बारे में, जिसकी हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी, और सीआरपीसी की जगह पर अब कौन सा आ गया है? तो अब आ गया है बीएनएसएस 2023। बीएनएसएस का मतलब क्या है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद एक होता था पहले आईईए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी जगह पर अब आ गया है बीएसए 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ रिमूव की गई हैं। हालांकि जैसे आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्निकल चीज़ों को भी इसमें ऐड किया गया है। EFIR का भी प्रावधान किया गया है और ये 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए पूरे भारतवर्ष में? 1 जुलाई 2024 को। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब चलो हम देख लेते हैं इसमें क्राइम कमिटेड बिफोर जुलाई 1 टू बी ट्राइड अंडर ओल्ड लॉज सेज अमित। ये 1 जुलाई के दिन द हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया था। उस दिन अमित शाह जो कि हमारे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी अपराध 1 जुलाई 2000 से पहले का है तो उन पर कार्यवाही पुराने कानूनों के तहत होगी। अगर 1 जुलाई के बाद कोई अपराध करता है तो उस पर कार्यवाही जो नए लागू हुए हैं यानी कि 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून उनके तहत होगी, ठीक है। BNS 2023, BNSS 2023 और BSA 2023, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और इन्होंने विस्तार से बताया है इस पर। जैसे कि आपको पता है कोई भी हम अगर कोई चीज़ पेश करते हैं लिखित रूप में तो वो क्या होता है? वो होता है विधेयक। जब तक वो पारित ना कर दिया जाए वो विधेयक ही रहता है, और जब वो पारित कर दिया जाता है तो फिर क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो विधेयक थे ये राज्यसभा में कब पेश किए गए, लोकसभा में कब पेश किए गए? तो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किए गए और वहां पर क्या हुआ? पारित भी हो गए, ठीक है। हालांकि ये प्रस्ताव पारित तो 12 दिसंबर को हुआ था, 20 दिसंबर को लोकसभा में ये पारित हुआ और अगले दिन 21 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा में पारित हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 दिसंबर 2023 को हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये क्या कर दिए गए? साइन कर दिए गए इन पर। और फिर ये हमारे भारत में इम्प्लीमेंट कब हुए? 1 जुलाई 2024 को।
अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिसीजन जो लेना है न्यायालय की दृष्टि से, न्याय की सबसे बड़ी संस्था अगर आप कहें तो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे भारत की। तो न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं, एक तो जिला स्तर पे होता है जिसे हम जिला न्यायालय का नाम दे देते हैं, एक होता है राज्य स्तरीय जिसे हम क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय कह देते हैं। इंग्लिश में कहें तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट। और उसी प्रकार से जो हमारा एक पूरे भारतवर्ष का होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हिंदी में इसे हम नाम दे देते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो अब आपको ये बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने इसमें डी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था। तो गणतंत्र भारत उसी दिन बना। कुछ बातें जैसे कि आपको पता है पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे और वो पद खत्म करते हुए इसके बाद कौन सा पद हमें देखने को मिला, राष्ट्रपति का पद। हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, जिनको हम बिहार के लाल के नाम से जानते हैं, बिहार के लाल, क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था। और 26 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया था, ये स्थापित कर दिया गया था। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया, 3 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात अगर आपने इसमें टिक किया होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ईडी समन्स यूट्यूबर एलविश यादव इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। ईडी जो है जिसे हम कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहेंगे इसे हम प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ने यूट्यूबर एलविश यादव को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस यानी कि अभी ये किससे संबंधित है, केस लिंक्ड टू द सस्पेक्टेड यूज ऑफ स्नेक विनोम एज रिक्रिएशनल ड्रग इन पार्टीज होस्टेड बाय हिम। थोड़ी दिन पहले भी आपने देखा होगा कि ऐसा सोशल मीडिया पे आपने देखा था कि इसमें कि ये स्नैक का जो है वो कारोबार करते हैं, तो उसी से संबंधित इस पर कार्रवाई होती चली आ रही है। कभी ना कभी इस पर ये भी, जैसे अब ईडी का आप देख लीजिए, इन्होंने भी सम्मन जारी कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो एक पैसा होता है काला धन, यानी कि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया धन होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग। तो यानी कि काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट कर देना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अब इसी के तहत ईडी ने इन पर कार्यवाही करने की ये बात कही है। उन्होंने तलब किया है पहले, अगर कोई संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती है तो इन पर कार्यवाही भी होगी। ये प्रवर्तन निदेशालय वही है जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन जारी किया था, लेकिन कई सम्मन जारी करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल उसमें हिस्सा नहीं बने। अंत में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। वर्तमान में भी वो क्या है, अभी गिरफ्त में ही है। प्रवर्तन निदेशालय यूट्यूबर की बात करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिद्धार्थ यादव यानी कि जो एलविस यादव के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक यूट्यूबर हैं जिनके बारे में आपने थोड़े ही दिन पहले सुना होगा। ये बिग बॉस का जो कार्यक्रम चलता है उसमें भी ये जीत हासिल करके आए। ठीक है, तो जैसे अपने जितनी भी पार्टियां होती है उन पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल के बारे में इनको जानकारी जैसे ही मिली तो सभी जो एक कानूनी दांवपेच है वो लगने शुरू हुए। केंद्रीय एजेंसी ने मई में ये मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस द्वारा एलविश यादव और उससे जुड़े जो लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, चार्जशीट का संज्ञान भी उन्होंने लिया। और ये जो आरोप लगे हैं किस अधिनियम के तहत लगे, धन शोधन निवारण अधिनियम, जिसे हम क्या बोल देते हैं, PMLA कहते हैं। तो ये इस अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं एलविश यादव, इसका चेहरा तो आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। प्रवर्तन निदेशालय जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रवर्तन निदेशालय है क्या, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ये आपको क्वेश्चन बताना है कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें लिखा होगा डी ऑप्शन तो आपने इसमें बहुत ही अच्छी बात कही है।
1 मई 1956 को प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी। तो मैंने इसमें अभी क्या बताया था, मनी लॉन्ड्रिंग का, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केस होते हैं वो किसके सौंपे जाते हैं, वो प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा होते हैं। मनी यानी कि पैसा, पैसा यानी कि वित्त। तो ये प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो पैसों से संबंधित है यानी कि वित्त से संबंधित है। तो ये हमारे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह देते हैं। और इस वित्त मंत्रालय के अधीन एक आपने नाम सुना होगा, एक विभाग है जिसे हम राजस्व विभाग कहते हैं। उस राजस्व विभाग के अधीन ये कार्य करता है, ठीक है, ईडी। और इस ईडी का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, तो अगर हम वित्त मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, ठीक है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख हुआ करते हैं। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलो चलते हैं हम, ये जो न्यूज़ है, बाकी जो न्यूज़ हमने देखी वो तो थी द हिंदू की, और ये न्यूज़ जो है वो पीआईबी की है। और किसके सूत्रों से है ये, राष्ट्रपति सचिवालय से ये न्यूज़ पब्लिश की गई। क्योंकि हमारे भारतीय राष्ट्रपति ने डुरंड कप टूर्नामेंट की जो 3 ट्रॉफियां हैं उनका अनावरण किया है। यहाँ पर आप पहले फोटो भी देख सकते हैं, ये अलग अलग ट्रॉफियां हैं, 3 किससे संबंधित हैं, ट्रॉफी टूर फ्लैग ऑफ सेरेमनी यूनाइटिंग हार्ट्स इंस्पायरिंग पीपल। तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं आप। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज, यानी कि ये कल की न्यूज़ है, कल क्या थी, कल थी तारीख 10 जुलाई। तो 10 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डुरंड कप टूर्नामेंट 2024 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया। इन ट्रॉफियों में डुरंड कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी शामिल हैं। इस अवसर पर संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, फुटबॉल दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में से एक है। जब पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हजारों प्रशंसकों के सामने खेलते हैं तो खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। राष्ट्रपति ने डुरंड कप टूर्नामेंट 2024 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि चाहे वे हारें या जीतें, खेल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और उन्हें दूसरी टीमों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी कभी खेल में आवेग और जुनून होता है, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमें राष्ट्रपति जी का ये शुभ संकेत मिला, शुभ संदेश मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि राष्ट्रपति भवन कैसा होता है, तो राष्ट्रपति भवन ऐसा दिखता है। और इस राष्ट्रपति भवन के सामने आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, ये पार्क बना। इस पार्क को पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। कुछ समय पहले इस मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। आप बताइए क्या नाम रखा गया था इस मुगल गार्डन का। तो अगर इसमें आपने नाम लिखा होगा अमृत उद्यान, तो आपने ये बात बहुत ही अच्छी लिखी है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया था, अमृत उद्यान रखा गया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। जब आप ऑफिशियली राष्ट्रपति भवन नाम से वेबसाइट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पर टेक ए वर्चुअल टूर पे क्लिक करेंगे तो आप वर्चुअली राष्ट्रपति भवन के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वहाँ पर बिल्डिंग कैसी है, वहाँ के पार्क कैसे हैं, किस प्रकार का वहाँ पर ये जो म्यूजियम बना हुआ है, किस प्रकार के ये यहाँ पर ये निवास बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जब हम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो ये हमारे भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये हमारे भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही, तो आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताएं। दूसरी राष्ट्रपति का नाम तो आपको पता ही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी हैं ये द्रौपदी मुर्मू। तो चलो आपको बताना है कि भारत की पहली महिला
राष्ट्रपति कौन थी, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इसमें लिखा होगा प्रतिभा पाटिल तो आपने ये नाम बिल्कुल सही लिखा है। वैसे इनको हम क्या बोल देते हैं, इनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और जब हम बात करते हैं कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, आरआरबी में पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक भूमिका निभाई, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक रही थी। और कौन से राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था, तो हमारे भारत की 12वीं राष्ट्रपति थे ये, ठीक है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ऐसा कहा जाता है कि उससे पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले, इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। 2004 से लेकर 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद इनको मौका मिला राष्ट्रपति बनने का, और ये 12वीं राष्ट्रपति के रूप में रही थी। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इनके कार्यकाल के बारे में मैंने आपको इस कक्षा के शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि आज से लगभग 41 साल पहले 1983 में यही इंदिरा गांधी कहाँ पर गई थी, ऑस्ट्रिया में। 41 सालों के बाद अब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं, और अपने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कुछ बातें अभी जो इम्पोर्टेंट बनेंगी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सरोजिनी नायडू के बारे में बखूबी आपको पता ही होगा। सरोजिनी नायडू जिनको भारत की कोकिला कहा जाता है, भारत कोकिला की उपाधि इनको किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। आपको एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तो याद होगा 1925 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था, जिसे हम कानपुर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। उस कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली व्यक्ति मतलब कौन थी, तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू अध्यक्षता के रूप में ये हमारी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जब सिंपल आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश मूल की महिला थी, और भारतीय दर्शन को इन्होंने बेहतरीन तरीके से समझा, और वो यहीं पर रहने लगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में। 1917 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तो उस कोलकाता के अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। इसी अध्यक्षता करने के साथ वो पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो बात हो रही है हमारे राष्ट्रपति के बारे में। एक क्वेश्चन और बता दीजिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपको पता है वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। तो इनको तो नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया, आपको पता ही है। लेकिन आपको कमेंट में अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, एक का नाम तो आता है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, और एक का नाम क्या है, सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू है ना। तो ये जो तीनों लोग हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। प्रधानमंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव होता है, यानी कि दोनों जो हमारे सदन होते हैं उनके एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, तो आपको बी ऑप्शन इसमें टिक करना था। तो इस प्रकार आज की हमारी ये कक्षा संपन्न हुई। अगर आपको ये हमारी कक्षा पसंद आई है
तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से पहले इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स की कक्षाएं हुई हैं उनकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। लेकिन हमारी एक और कक्षा चलती है आज का इतिहास नाम से, आज का इतिहास सीरीज। उस सीरीज में जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं उनकी मैंने प्रोवाइड आपको कोई भी PDF नहीं करवाई है, तो ना ही आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। केवल करंट अफेयर्स की जो PDF है वही आपको मिलती है। और जितने भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं उस पर कोई शॉर्ट्स वीडियो बनती है तो इनके लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं वहाँ पर। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब और टेलीग्राम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगी, एक PDF मिलेगी जो आपको थोड़ी सी सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक। बशर्ते आपको सर्च करना है edurohi24। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही ऑफिशियल। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।